आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं साइंस के 10 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के। बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोहे को जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? लोहे को जब जंग लगता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो लोहे को जो जंग लगना है वो कौन सी प्रक्रिया है? वो रासायनिक प्रक्रिया है। ये क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है। तो जो रस्ट इसमें बनता है वो एक नया सब्सटेंस होता है, नया पदार्थ होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं? इसको रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 6, 3, 5 और 7। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर एक तो क्वेश्चन यह है कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं। अगर यहाँ कान की बजाय क्या है? कानों आए तो इसका मतलब आपसे पूछा कि दोनों कानों में कितनी हड्डियां हैं। तो अगर कानों आएगा तो हमारा आंसर अलग होगा और कान आएगा तो अलग होगा। अब यहाँ हमसे पूछा कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कि मनुष्य के कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। और अगर आपसे कानों पूछेगा कि मनुष्य के दोनों कानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 6 हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य के कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और वो 3 हड्डियाँ कौन सी होती हैं? वो 3 हड्डियाँ होती हैं हमारी, नंबर 1 इनकस, स्टेप्स और मालेस। ये 3 जो हड्डियां हैं मनुष्य के कान में पाई जाती हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार, कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, और उसका नाम है स्टेपस। जो स्टेपस नाम है वो हड्डी जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगर ये क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो उसका नाम है फीमर। जो मनुष्य की जांघ के अंदर पाई जाती है, फीमर हड्डी जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? उस तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जब तापमान, जैसे आपको पता है कि थर्मोमीटर से हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन उसकी रेंज तो आपको पता है कहाँ तक होती है। लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो, उच्च तापमान हो, तो उसको मापने वाले कोई यंत्र जो होता है वो अलग यंत्र होता है। तो उसको क्या कहते हैं? पायरोमीटर, क्रायोमीटर, हाइड्रोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो उस तापमान का मतलब है, जैसे तापीय भट्टियाँ होती है जिनका तापमान कई हजार डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो उनको मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर को क्या करता है? वो मेजर करने में यूज किया जाता है पायरोमीटर का। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे इसमें ऑप्शन भी है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का क्या यूज है? ये वेरी लो टेम्परेचर जो होता है, बहुत कम टेम्परेचर होता है जो माइनस में होता है, उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो कि यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट या यंत्र यूज किया जाता है, उसका नाम होता है क्रायोमीटर। तो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया आपके। वेरी हाई टेम्परेचर के लिए क्या है? पायरोमीटर। और वेरी लो टेम्परेचर या माइनस में जो टेम्परेचर होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? क्रायोमीटर का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तारों या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? अब देखो, हमने पूछा तारों मतलब स्टार, और आपको पता होना चाहिए कि सन इज ऑल्सो स्टार, कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा में मिलती है, तारों में जो ऊर्जा होती है उसका सोर्स क्या है? वो कहाँ से प्राप्त होती है उनको, या मतलब कहाँ से निकलती है ऊर्जा? तो ऑप्शन है आपके हीलियम का ऑक्सीजन में परिवर्तन होना, ऑप्शन बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन होना, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में परिवर्तन होना। तो इन कौन से प्रोसेस के द्वारा जो है उसको एनर्जी प्राप्त होती है एक स्टार को या सूर्य को? तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी हमारा इसमें आंसर है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं कि हीलियम बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, जिससे तारों के अंदर ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। तो आइए समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ी सी, या नाभिकीय संलयन क्या होता है। हम बात करें अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की या नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब दो लाइटर न्यूक्लियस, मतलब जो दो हल्के नाभिक जो हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम नाभिकीय संलयन बोलते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। इसके अंदर जो मास या द्रव्यमान जो होता है, जिसका लॉस होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाभिकीय संलयन में जो मास का लॉस होता है या द्रव्यमान में कमी आती है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो जो इसमें क्या होता है कि दो हल्के न्यूक्लियस जो होते हैं, नाभिक होते हैं, वो मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियस या एक भारी जो नाभिक का बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब बात करते हैं, देखिए कि हल्के या लाइट न्यूक्लियस जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं, और जो भारी जो न्यूक्लियस बनता है वो किसका होता है, हीलियम का होता है। थोड़ा और डिटेल में अगर इसको समझे हम केमिक रिएक्शन के द्वारा, तो आपको पता है जो आइसोटोप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आइसोटोप जो होता है, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो उनमें जो एक आइसोटोप्स है H12, H11, H12 और H13, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। अगर हम बात करें सेकंड जो आइसोटोप्स होता है इसका, जो ड्यूटेरियम होता है H12, और तो थर्ड आइसोटोप्स इसका ट्रिटियम होता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जो न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है वो करते हैं। जैसे कि रिएक्शन को हम समझे, अगर ध्यान से देखिए आप, H12 दो ड्यूटेरियम मिलके क्या बनाते हैं, एक हीलियम का जो आइसोटोप्स है वो बनाते हैं, और इसके अंदर 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो लाइटर न्यूक्लियाई जो होता है हाइड्रोजन के, वो कंबाइन हुए हैं, और एक जो हैवी न्यूक्लियस है और एक बड़ा नाभिक है वो बन गया किसका, हीलियम का जो नाभिक है वो बन जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है किसका, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से जो हमने ऑप्शन दिया है कि हाइड्रोजन का किस में कन्वर्ट होना, हीलियम के अंदर कन्वर्ट होना, तो हाइड्रोजन किस में इसमें परिवर्तित हो गया है, हीलियम में। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसके द्वारा जो हमारे स्टार होते हैं, तारे होते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है। एक ये भी रिएक्शन हो सकता है H12 H13, और इसमें क्या बनेगा, हीलियम का 2 और 4, मतलब जो दूसरा आइसोटोप है वो बन जाएगा हीलियम का एक हैवी, और इसमें जो 17.59 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा निकलेगी। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, ये दोनों एग्जाम्पल नाभिकीय संलयन के हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, मतलब जो कोई भी ध्वनि होती है वो कितनी ध्वनि को सुन सकता है मनुष्य के कान जो हैं। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मानव कान की सर्वसीमा क्या होती है, मतलब उसकी रेंज क्या होती है, ऑडिबल रेंज क्या होती है, हमारे जो मानव जो होते हैं उनके ईयर्स की जो ऑडिबल रेंज क्या होती है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब बात करें हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होता है, अब बात करें आवर्ती, जो कोई भी ध्वनि होती है उसकी क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवर्ती होती है, और उसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। शॉर्ट में इसको HZ लिखते हैं, हर्ट्ज। तो जो आवर्ती होती है, किस जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी तक की जो ध्वनि है हमारे जो कान है वो सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवर्ती वाली ध्वनि है वो मनुष्य के जो कान है वो सुन सकते हैं। ना तो 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को सुन सकते, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को सुन सकते। अब ये ऑप्शन थोड़ा कई बार चेंज भी हो के आते हैं। जैसे एक ही इसमें आंसर कई बार ऑप्शन में आता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। तो एक ये ऑप्शन भी आ सकता है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन बी और ये जो दोनों एक ही बात है, क्योंकि हमने अगर देखो यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज लिखा है और यहाँ लिखा है 20 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज में कितने होते हैं, 1000 हर्ट्ज होते हैं, और इसको चेंज करेंगे हर्ट्ज में किलो हर्ट्ज को, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन का में ध्यान रखना आप कि ये 20 हर्ट्ज से लेकर
20,000 हर्ट्ज, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, या फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इस किसका जो आंसर है वो कितना है, ऑप्शन बी है। आइए इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि 20 हर्ट्ज से नीचे की जो ध्वनि है उसको भी हम नहीं सुन सकते, तो 20 हर्ट्ज से जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपसर्व या इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। तो अपसर्व जो ध्वनि होती है वो मानव को सुनाई नहीं देती, जो क्या होती है 20 हर्ट्ज से क्या होती है, नीचे होती है। और सर्व जो होती है, देखिए जो ऑप्शन मैंने आपको बताया वो जैसे यहाँ दे रखा है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है, इसकी आवृत्ति के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं, इसको सर्व ध्वनि बोलते हैं। और प्रासर्व ध्वनि या अल्ट्रासोनिक जो वेव होती हैं वो कौन सी होती है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है, या 16 जो गीगा हर्ट्ज तक की होती है, उसको हम ये समय सुनाई नहीं पड़ती है। तो ये जो होती है वो प्रासर्व या अल्ट्रासोनिक वेव होती है। और नेक्स्ट बात करें अति ध्वनिक या हाइपरसोनिक जो होती है वो 1 गीगा हर्ट्ज से जो होती हैं अधिक होती हैं, वो किसी भी माध्यम में से जो जाती हैं वो आंशिक रूप से जाती हैं, प्रोपेगेट जो करती हैं वो आंशिक रूप से करती हैं, ये भी हमें सुनाई नहीं देती हैं। और अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो साउंड होती ध्वनि होती है उसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। जो साउंड हम सुनते हैं वो किस में से प्रोपेगेट करती है, वो एयर में से प्रोपेगेट करती है, तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमारे तक पहुंचती है। वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम के अंदर जहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी माध्यम नहीं होता, एटमॉस्फेयर में जो ध्वनि हमारी वो साउंड है वो प्रोपेगेट नहीं कर सकती, वो संचरण नहीं कर सकती है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा सकता है, अगर चांद के ऊपर जाएं और अगर दो मित्र चांद के ऊपर जाते हैं और वो आपस में बात करें, क्या एक दूसरे की ध्वनि सुन पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या जरूरत होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वहाँ पे माध्यम नहीं होता है वैक्यूम के अंदर, तो वहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस के बारे में बात करें, ग्रीन हाउस क्या होता है, तो देखिए ध्यान से समझते, ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ी सी ये समझने की कोशिश करते हैं। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ये, जिसमें किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैसें वातावरण का जो तापमान है उसको बढ़ा देती हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। और जो गैस उस वातावरण में जो बढ़ाती हैं तापमान को, उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। जैसे पृथ्वी है, अगर पृथ्वी की बात करें हम, अगर पृथ्वी है हमारी, उसके ऊपर पृथ्वी के ऊपर क्या होता है कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये पृथ्वी हमारी एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या करती है कि सन की जो लाइट आती है उस हीट को क्या करती है, अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और जो हीट जो है वो पृथ्वी से वापस नहीं जा पाती, और पृथ्वी के सरफेस के अंदर ही रह जाती है, मतलब पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर के अंदर रह जाती है, जिससे हमारी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है जो वो बढ़ जाता है। तो उस प्रभाव को क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। तो कौन कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एक तो, और हमारी कौन सी जल वाष्प है, और मीथेन गैस है। ये हमारी क्या होती हैं, जो ये वो हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही हमारा जो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या है, एक एवरेज टेम्परेचर, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, औसत तापमान क्या होता, अगर जीवन, देखो ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो ये हो सकता है कि पृथ्वी की सतह पर जीवन संभव ना होता। तो हमारा टेम्परेचर कितना होता, औसत तापमान -18, और जो वर्तमान में कितना है हमारा -15 डिग्री है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो औसत तापमान -18 डिग्री हो जाता, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से हमारा जो औसत तापमान अब कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है। तो ग्रीन हाउस जो है वो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा इसके बारे में और बताएं आपको, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो ठंडे स्थान होते हैं जहाँ बर्फ गिरती हैं, वहाँ पर जो कांच के जो हैं वो घर बनाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं ग्रीन हाउस। और जहाँ पर क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पौधों को इसके अंदर रखा जाता है, ताकि सन की लाइट क्या होती है इसके अंदर एंटर तो कर जाती है सन की लाइट, लेकिन सन की लाइट इससे बाहर नहीं निकल पाती,
जिससे कि जो ग्रीन हाउस हम बनाते हैं, शीशे के जो घर बनाते हैं, इनका जो अंदर का तापमान है, टेम्परेचर, वो क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है अंदर का टेम्परेचर। और पौधों को क्या होता है, इसमें थोड़ी गर्मी मिल जाती है और पौधे जो हैं ठंड से मरते नहीं हैं, सूखते नहीं हैं। तो ऐसे स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर पौधों को उगाने के लिए बने ग्रीन हाउस का जो एक फोटो आपको दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, वैसे प्राकृतिक प्रक्रिया है ये, जिससे हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस का प्रभाव हम क्या करते हैं, शीशे के जो ग्रीन हाउस बनाकर पौधों को बचाने, ठंड से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने जो आपसे पूछा था ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, और ऑप्शन में ये भी आ सकता है जल वाष्प और मीथेन। अगर इसमें ये आता कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर आता मीथेन और ये जल वाष्प, तो हमारा आंसर होता उपरोक्त सभी, मतलब तीनों हो सकते हैं। तो मीथेन भी इसका आंसर हो सकता है, किसी ऑप्शन में मीथेन भी आ सकता है और जल वाष्प भी आ सकता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस भरते हैं, भाई हीलियम गैस को ही क्यों भरा जाता है? ऑप्शन में ये एक उत्कृष्ट गैस है, ये वायु से हल्की होती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हीलियम गैस जो होती है वो क्या होती है, वायु से हल्की होती है और वायु में ये उड़ सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गुब्बारे के अंदर कौन सी गैस भरते हैं, हम हीलियम गैस भरते हैं, क्योंकि वायु से हल्की होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है हमारे सी फंक, हॉपकिंस, मैकुलन और इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंक ने की थी। तो विटामिन के ऊपर और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और जिनकी हमने एक ट्रिक भी इसमें आपको समझाई गई है। अगर बात करें विटामिन की, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और ई, विटामिन डी, ई और के बारे में बात करते हैं, और इनके जो साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है, वो भी कई बार पूछे जाते हैं। वो भी एक ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं, जैसे कि रथ एक टॉफी, जैसे गदर एक प्रेम कथा, जैसे कि ये एक मूवी का नाम है, ऐसे रथ एक टॉफी। आप इससे इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे कि पहले आपको दिखाया है विटामिन ए, उसके सामने जैसे रथ एक टॉफी आप लिख लेंगे, जैसे एक सीक्वेंस आप बना ले, ए बी सी डी ई और के, और रथ एक टॉफी। तो ए के सामने है क्या है, रे, तो इसका नाम है रेटिनल। तो रेटिनल जो है केमिकल नेम है विटामिन ए का। थ, बी के सामने थ है तो थायमीन, थायमीन नाम किसका है? थायमीन जो नाम है वो विटामिन बी का है। सी के सामने ए, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो किसका केमिकल नेम है, विटामिन सी का है। डी के सामने के का कैसे क्या बनता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो है वो केमिकल नेम किसका, विटामिन डी का है। और ई के सामने टा, टा से क्या बनता है, टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल जो इसका नाम विटामिन ई का नाम है। और के सामने फिलोको, फिल्क्रोवोनान, फिकोवोनान जो इसका नाम है, केमिकल नेम है विटामिन के का है। अब विटामिन बी के भी कुछ टाइप होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विटामिन बी की बात करें तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 होती हैं, और इनको भी एक आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, इस युक्ति से आप याद रख सकते हैं। जैसे B1 के सामने थो, जैसे है थायमीन, थायमीन इसका नाम, विटामिन B1 का नाम है थायमीन। B2 के सामने रा, इसका नाम है रेबोफ्लोविन, रेबोफ्लोविन जो नाम है इसका, राइबोफ्लोविन B2 का नाम है। B3 के सामने न्यू, तो इसका नाम क्या है, ध्यान से देखिए, निकोटिनेमाइड या नियासिन, नियासिन भी कह सकते हैं, इसका जो केमिकल नेम है विटामिन B3 का जो है केमिकल नेम है। B5 के सामने पेंट, तो पेंटोथेनिक अम्ल जो है वो B5 का केमिकल नेम है। B6 के सामने पर, तो इसका नाम है पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन जो है वो B6 का केमिकल नेम है। B7 के सामने ब से क्या बनता है, बायोटीन, बायोटीन का केमिकल नेम है। और ये B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। B12 का क्वेश्चन है, इसके सामने सा, इसका नाम है साइनो कोबालमीन, साइनो कोबालमीन जो इसका केमिकल नेम है। तो ये तो एक तो साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं, दूसरा जो B12 के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी पूछेंगे, एक आगे क्वेश्चन में डाला है वो भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, ए और बी दोनों? तो इसका हमारा आंसर है ए और बी दोनों। विटामिन बी और सी हैं वो दोनों जो जल में क्या होते हैं, वो सोलुबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। और साथ में बात करें प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है वो भी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। प्रोटीन भी जल में घुल जाता है। तो प्रोटीन के बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि क्या प्रोटीन जल में घुलनशील होता है या नहीं? तो प्रोटीन भी जल में घुल जाता है और विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी 12 के ऊपर जो है क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, चांदी, कोबाल्ट और कॉपर? तो इसका हमारा आंसर है कोबाल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन बी 12 में कोबाल्ट जो धातु है वो पाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस करे हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।